नमस्कार, राजेश हूँ और एक बार फिर से कार्यक्रम जी हाँ ममता का आंचल। डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ बैठी हैं। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के ममता के आंचल में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। नमस्कार डॉक्टर श्रद्धा। ये कार्यक्रम जो कुछ एपिसोड से सुन रहे हैं उनके लिए आप अपना पूरा विस्तृत परिचय दीजिए आज इस कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार हूँ। मैंने MRCOG की पढ़ाई लंदन से की है। मैं निसंतान रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं कार्यरत हूँ श्रद्धा IVF हॉस्पिटल बिकना पहाड़ी पटना में। मैं बचपन से जूझने वाली एक योद्धा हूँ, क्योंकि हम श्रद्धा IVF ये विश्वास करता है कि हर निसंतान दंपति को बच्चा हो सकता है, उनके गोद में किलकारी गूंज सकती है और इसके लिए हम श्रद्धा IVF प्रतिबद्ध हैं और हम आपको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। वाह, बहुत खूब डॉक्टर श्रद्धा, आपने तो पूरा परिचय अपना दे दिया। लोगों में विश्वास भी आ गया होगा कि कोई ऐसा वैसा नहीं, IVF स्पेशलिस्ट आपसे बातें कर रहा है आपकी समस्याओं के निदान के लिए। कहीं देर ना हो जाए, एक बहुत ये पंक्ति जो है ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। ये सवाल का जवाब तो आप दीजिएगा ही, लेकिन दूसरा सवाल इससे लगे है कि वैसे दंपत्ति भी हैं जिन्हें पता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन वो आज नहीं कल नहीं परसों इस पर चीज़ों को टालते चले जा रहे हैं। तो कहीं देर ना हो जाए वाला मुहावरा जो है उन पर भी फिट करता है। क्या कहना चाहिएगा? मैं सारे सवालों का एक साथ जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल। पहले तो हर दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो उनको समझना होगा कि उनको एक बीमारी है जिसको निसंतानता कहते हैं, और ये कोई कलंक नहीं है, कोई अभिश्राप नहीं है, और इसका इलाज है। निसंतानता का बहुत सारा कारण होता है। बहुत सारे लोग जो इससे जूझ रहे हैं, हो सकता है उनको पता हो सकता है उनको पता नहीं भी हो। तो जिनको पता नहीं है या जिनको पता है, ये ज़रूरी है कि वो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और पहले तो ये जाने किस कारण से बच्चा नहीं ठहर रहा है। क्योंकि अगर शादी का 1 साल से ज़्यादा हो गया है और इलाज कराते हुए अगर 2 साल भी हो गया है और अब बच्चा नहीं ठहरा है, तो मामला कुछ गहरा है और ज़रूरी है सही जगह इलाज कराना। बच्चा नहीं ठहरने का बहुत सारा कारण होता है। कारण औरत हो सकती है, कारण पुरुष भी हो सकता है। और हो सकता है औरत के अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा हो, या उसमें अंडा की बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो, या इतना ज़्यादा अंडा है कि अब अंडा ही नहीं बन पा रहा है। उसके नली में जाम हो सकता है, उसके बच्चेदानी में कुछ दिक्कत हो सकता है, उसको इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पति के शुक्राणु में कुछ दिक्कत हो सकता है, पति का कीड़ा कमज़ोर हो सकता है। कारण बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग को हो सकता है पता हो किस कारण से बच्चा नहीं ठहर रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या इसको ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटी में नहीं है। मन से तो प्रायोरिटी में है, लेकिन फिजिकली प्रायोरिटी में नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इलाज में देरी नहीं करें, क्योंकि हर औरत के अंडाशय में जो अंडा होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब एक औरत जब अपने माँ के गर्भ में होती है, उसी समय फिक्स्ड हो जाता है कि उस औरत को कितना अंडा होगा। और जब उसको मासिक धर्म शुरू होता है तो हर मासिक में 1000 अंडा या उससे भी ज़्यादा, लेकिन मिनिमम 1000 अंडा बर्बाद होता है। अच्छा। तो अगर हर मासिक उसका 1000 अंडा कम हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि जो लोग अपना इलाज कराने में देरी कर रहे हैं, तो हर महीने उनका अंडा कम हो रहा है और उनका बच्चा ठहरने का चांस थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। तो ये ज़रूरी है, अगर आपको समझ में आता है कि अब अपने आप बच्चा होना थोड़ा दिक्कत है, तो ज़रूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले। और जो इलाज है, चाहे कुछ भी इलाज हो सकता है आपको दवाई से ठीक हो जाए, हो सकता है आपको कुछ प्रोसीजर किया जाए जिससे बच्चा ठहर जाए, हो सकता है IUI किया जाए, हो सकता है IVF या IVF एक्सी जो भी किया जाए वो करा ले। और आप अगर जल्दी इलाज कराते हैं तभी बच्चा ठहरने का चांस ज़्यादा होता है। अगर मेरे पास कोई दंपति इलाज कराने आता है, कोई भी इलाज हो, मान लीजिए वो IVF ही कराता है, तो अगर वो 30 साल की उम्र में कराता है तो उनको बच्चा ठहरने का चांस 80% होता है। लेकिन अगर वो औरत 37 या 40 साल एज की होती है तो उनको बच्चा ठहरने का चांस करीब
30-40% घटता जाता है। और वही अगर कोई 45 इयर्स में अगर कोई जी, इलाज करा रहा है जी, तो जी। 10% ही चांस है कि उसको बच्चा ठहरेगा। तो एज बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जिनके प्रायोरिटी में बच्चा है वो समय नहीं बर्बाद करें, आके इलाज कराएं। हाँ, तो अच्छे का क्या परिभाषा है आईवीएफ सेंटर का? अच्छा आईवीएफ सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मापदंड बनाया है हाँ। कि आईवीएफ सेंटर में क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब आईवीएफ डॉक्टर, वहाँ का जो डॉक्टर है जी। उसका आईवीएफ क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो कि भ्रूण बनाता है उसका क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। वहाँ पे काउंसलर होना चाहिए, आईवीएफ नर्सेज होनी चाहिए। वहाँ जो मरीज आते हैं उनको मार्मिक तरीके से देखा जाए, उनका बात सुना जाए, क्योंकि जो मरीज आते हैं वो तो खुद बहुत दुखी होते हैं। तो अगर आप उनका ठीक से बात नहीं सुनेंगे तो फिर इलाज, उनको विश्वास कैसे होगा, उनको इलाज कैसे आप कर पाएंगे। सही बात। तो वो सारा मापदंड पे श्रद्धा आईवीएफ ध्यान देता है। साथ ही जो आईवीएफ लैब, जिसे कि एक आईवीएफ हॉस्पिटल का मंदिर कहा जाता है, वो मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नियम है कि अनस्टेराइल, सेमी स्टेराइल और स्टेराइल इस जोन में ये हॉस्पिटल बटा होना चाहिए, हम उस पर ध्यान देते हैं। जो हर रिक्वायरमेंट होता है कि इतने आईवीएफ के लिए इंक्यूबेटर्स होने चाहिए, ये हिपा होना चाहिए, और भी जो क्रायोसेंसर, ये टेम्परेचर मॉनिटर, जो वहाँ का तापमान जो होता है वो मेंटेन होना चाहिए, वहाँ जो ह्यूमिडिटी है जो मेंटेन होना चाहिए, हम उस सारी चीज़ पे ध्यान देते हैं ताकि हर मरीज जो इलाज करा रहा है और जिनको आईवीएफ से बच्चा हो सकता है वो क्वालिटी के कारण कंप्रोमाइज नहीं हो। अगर बच्चा हो सकता है तो हमें हर मेहनत, हर एफर्ट और हर स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा ताकि उनको बच्चा ठहर जाए। हमने ये सवाल आपसे क्यों पूछा, आपने सोचा बहुत लोगों के दिमाग में होता है ना कि बड़े शहर में बड़ा इलाज होगा, छोटे शहर जैसे पटना में इस जगह ये इलाज नहीं हो सकता है ना। लेकिन आपने बीच बीच में खुद से कह दिया कि श्रद्धा आईवीएफ सारे मापदंडों पर खरा उतरता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर निसंतान दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो अपना उम्मीद नहीं छोड़े, हमसे आकर मिले और आपका जो बेहतर इलाज हो पाएगा हम वो करेंगे ताकि आपका जो निसंतानता ख़त्म करने का जो सफ़र है उसमें हम आपका साथ दे पाएँ। बहुत खूब, थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा चकैयार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।